हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो सबसे पहले ये डेटा देखिए जो आपको ये बताएगा कि लास्ट 3 to 4 मंथ्स में एफआईएस का पैसा सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। नंबर 1 पे है टेलीकम्युनिकेशंस, नंबर 2 पे है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स और नंबर 3 पे है कैपिटल गुड्स। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर तो एफआईएस का पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्निफिकेंट गेन भी हमें देखने को मिला है। बट हैविंग सेड दैट, अभी 2 सेक्टर्स ऐसे और है जहां पर अभी एफआईएस का पैसा आना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंक्रीज भी हो रहा है मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे, जिसमें सबसे पहला सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का और दूसरा सेक्टर है हेल्थ केयर का। जहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में और फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में एफआईएस नेट सेलर्स थे और अभी सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में एफआईएस हैज टर्न्ड नेट बायर्स इन दीज सेक्टर्स। और सिर्फ यही नहीं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या एफआईएस है, वो लास्ट 4 मंथ्स के सेलिंग स्ट्रीक के बाद फाइनली दिसंबर के पूरे महीने में दे टर्न्ड नेट बायर्स इन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, जहां पर उन्होंने अबाउट $438 मिलियन वर्थ ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को खरीदा है, जो रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो अबाउट 3,700 करोड़ के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स अभी भी अगर आप पूरे मार्केट को देखेंगे तो जनवरी में भी एफआईएस जो है वो नेट सेलर्स रहे हैं और लास्ट फ्यू मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो एफआईएस ने हेवीली बेचा है। दिसंबर में उन्होंने बेचा है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून में आई थिंक वो नेट बायर्स थे और उसको छोड़ के सारे महीनों में दे आर नेट सेलर्स। एंड ऑफ कोर्स एफआईएस हमारे मार्केट में हेवीली बेच के क्यों भाग रहे हैं वो एक सेपरेट डिस्कशन है, सेपरेट टॉपिक है। उसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो हैपन एज सून एज पॉसिबल। बट हैविंग सेड दैट, अभी एफआईएस हर किसी स्टॉक को, हर किसी सेक्टर को बेच नहीं रहे, बल्कि वो कुछ सेक्टर्स में, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में खरीद भी रहे हैं। जैसे कि अभी हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में डिस्कशन किया था। और ये सुनने के बाद एक सवाल माइंड में जरूर आएगा कि एफआईएस ये स्टॉक्स खरीद रहे तो क्यों खरीद रहे, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या आने वाले कुछ महीनों में कोई ऐसा बुलिश फैक्टर मैनिफेस्ट होने वाला है जो हम नहीं देख पा रहे, जो एफआईएस को दिख रहा हो? और वो कौन से स्टॉक्स है जो एफआईएस खरीद रहे हैं? और वैल्यूएशन के बेसिस पे एक्सपर्ट्स कैसे अलग अलग स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं? तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स या फैक्टर्स जो इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम उन चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मार्केट अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तय करते हैं। एंड ऑल्सो एज एन इन्वेस्टर सही टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और गलत टाइम में मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर हम एक वर्कशॉप करें, एंड दैट वर्कशॉप इज फाइनली हैपनिंग, जहां पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है, ट्रैप से कैसे बचना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अलग अलग सेक्टर्स में सही टाइम पे कैसे इन्वेस्टमेंट्स को रोटेट करना है। और ऐसे ही और भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज और ट्रेनिंग हम इस वर्कशॉप में डिलीवर करने वाले हैं। और ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हम इस वर्कशॉप में सिर्फ फर्स्ट 1000 रजिस्ट्रेशन को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो हरी अप, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एफआईएस कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स के ऊपर क्यों बुलिश है और वहां पर वो बाइंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी को पता नहीं है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या है, तो ये कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के एग्जांपल्स है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एयर प्यूरिफायर्स, टेलीविजन, लैपटॉप, हेडफोन्स वगैरह वगैरह। तो अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर बुलिशनेस इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले इसका जो डिमांड है वो लोकल है, और इसीलिए जो भी इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका माल इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। और इसीलिए अभी ये जो टैरिफ का इशू इंडिया फेस कर रहा है यूएस की तरफ से, उस टैरिफ प्रॉब्लम से ये सेक्टर करंटली शील्डेड है या प्रोटेक्टेड है। और इस लोकल डिमांड की वजह से अर्निंग्स ग्रोथ एंटिसिपेट किया जा रहा है, और ये अर्निंग्स ग्रोथ ही इस सेक्टर में अपसाइड क्रिएट कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो स्टॉक्स का वैल्यूएशन है वहां पर अपसाइड बहुत ही लिमिटेड बताया जाता है। और यहां पर अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अर्निंग्स ग्रोथ अपसाइड क्या है और वैल्यूएशन अपसाइड क्या है। तो इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। करंटली आप मार्केट में कोई भी स्टॉक उठा लो, उसका जो प्राइस होता है वो 2 चीजों से बनता है। पहला अर्निंग्स पर शेयर और दूसरा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्टॉक का प्राइस मिलता है। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना है तो नंबर 1 कंपनी को ज्यादा पैसे कमाने हैं, अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा होगा, और अगर अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा होगा तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बढ़ना होगा। यानी अगर मान लीजिए कंपनी कोई ऐसे फ्यूचर प्लान के ऊपर काम कर रहा है, कोई ऐसे एक्सपेंशन करने वाला है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ अगर कंपनी में आ सकता
सकता है और उसका विजिबिलिटी है, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो आज के टाइम में ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए पे करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता है या पी रेशियो बढ़ता है। और इस केस में भले ही अर्निंग्स पर शेयर नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन अगर वैल्यूएशन बढ़ता है या पी रेशियो बढ़ता है तो उसकी वजह से भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे जैकपॉट स्टॉक्स होते हैं जहां पर अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ रहा है और वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है, और ऐसे ही वो स्टॉक्स होते हैं जो छोटे टाइम में बहुत बड़े मल्टीबैगर्स बनते हैं, जो बहुत ही रेयर है मार्केट में। बट इफ यू कैन गेट अ स्टॉक लाइक दैट, देन यू हैव अ मल्टीबैगर एट योर हैंड। सो आई होप अभी आपको यह समझ आ रहा होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अभी अर्निंग्स पर शेयर के रूप में जो ग्रोथ हो सकता है, वहां पर अपसाइड देखा जा रहा है, और वैल्यूएशंस के मामले में अपसाइड जो है वो लिमिटेड है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये आएगा कि अगर ग्रोथ आ रहा है तो वो ग्रोथ कब आ रहा है? क्या 6 महीने बाद आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है, या 2 साल बाद आ रहा है? कब आ रहा है? तो अभी ये जो अर्निंग्स ग्रोथ का बुलिश आउटलुक है, बोला जा रहा है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में मैनिफेस्ट हो सकता है, जहां पर अभी ये जो बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो कंपनीज है वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप टू 20 to 30% बढ़ सकता है या ग्रो हो सकता है। और ऐसा बढ़िया ग्रोथ ये कंपनीज क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे 2 मेजर रीजंस है। पहला, ये कंपनीज स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल सीजन सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, एंड ऑब्वियस ये बात है, अगर रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट कम होते हैं तो मार्जिन्स बढ़ते हैं, which ultimately contributes to higher profits। और उसके अलावा एफआईएस का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में आने का एक और बहुत बड़ा रीजन है, और उस रीजन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, और इसके लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। सो उसके बाद रीजन नंबर 2 ये है कि ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्टर है वो लास्ट 1 ईयर से बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर आप बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो लास्ट 1 ईयर में बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स ने अबाउट 13% से अंडर परफॉर्म किया है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्टर अंडर परफॉर्म करने के रीजंस क्या है? रीजन नंबर 1, समर में जो डिमांड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, वो बहुत ही ज्यादा वीक था। फेस्टिवल के जो सेल्स है लास्ट ईयर वो उतने एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं हुए। और उसके बाद टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के कुछ मैन्युफैक्चरर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल के मैन्युफैक्चरर्स फॉरेन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करने जा रहे थे, लेकिन उसके लिए जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए होता है उसके रिलेटेड बहुत सारे अनसर्टनिटीज चल रहे थे, स्पेशली उन जॉइंट वेंचर्स में अगर चाइनीज कंपनीज या चाइनीज पार्टनर्स इन्वॉल्व थे। एंड ऑफ कोर्स ये लास्ट ईयर की बात है जब चाइना हमारा दुश्मन था और चाइना को हम लाल आंख दिखा के डरा रहे थे। लेकिन इस साल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से अचानक सा चाइना हमारा दोस्त बनता जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स चाइना हैज अ हिस्ट्री ऑफ बिट्रेयल। देखना है इंडिया और चाइना का ये दोस्ती कब तक चलता है, बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इज वेलकमिंग चाइनीज कंपनीज एंड चाइनीज पार्टनर्स, जिसकी वजह से इस साल ये जो जॉइंट वेंचर्स थे दे शुड गो थ्रू। तो इन्हीं सारे चैलेंजेस की वजह से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वहां पर मीनिंगफुल करेक्शंस हुए थे, और जो एक्सेसिव वैल्यूएशन का जो फ्रोथ बन रहा था, जो बबल बन रहा था, वो भी वहां पर कूल डाउन हो गया था। एंड ऑफ कोर्स यहां पर एक सवाल आपके माइंड में जरूर आएगा कि एफआईएस ये जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है इसमें क्यों इंटरेस्टेड है? बल्कि उल्टा एफआईएस को तो उस सेक्टर पे पैसे लगाना चाहिए जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ओवर परफॉर्म कर रहा है। और ये जो थॉट प्रोसेस है ना, जो एफआईएस और डीआईएस के बीच में कॉमन है, इसी थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स मात खा जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस वाला नॉलेज है, बहुत ही कॉमन नॉलेज है। अगर आपने सेक्टर रोटेशन का वेबिनार अटेंड किया है तो ऑलरेडी आपको ये पता होगा। जनरली अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्लो ऑफ कैपिटल देखते हैं, जब भी किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में एफआईएस और डीआईएस को ट्रिगर्स दिखते हैं और वो सेक्टर या स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनका पैसा उन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स या स्टॉक्स में लग जाता है, और उसके बाद वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आराम से वेट करते हैं। और जब ये ट्रिगर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये रिजल्ट्स स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये सेक्टर और स्टॉक्स ओवर परफॉर्म करने लगते हैं, उस टाइम एक फेज आता है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स ये स्टॉक्स या इस सेक्टर में खरीदारी करने आते हैं, और उसके बाद ये जो बड़े इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अंडर परफॉर्मिंग टाइम पे इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उसके बाद दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जहां पर उन्हें ट्रिगर्स दिख रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से और थोड़ा पेशेंस की वजह से एफआईएस और डीआईएस क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट से पैसे कमाते हैं
और वही रिटेल इन्वेस्टर्स फेल टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। और इसीलिए हमेशा आपका एक नजर ऐसे सेक्टर्स के ऊपर और ऐसे स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए जो अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम में वो बुरी तरीके से पिट रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें गिरावट हो रहा है और कोई भी उसके बारे में पूछ नहीं रहा है। और जब भी आपको उन सेक्टर्स या स्टॉक्स में फ्यूचर ट्रिगर्स दिखते हैं तो देन यू कैन कैपिटलाइज ऑन सच अपॉर्चुनिटीज। एंड ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट चीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेबिनार में भी सिखाने वाले हैं। अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। तो इन्हीं रीजंस की वजह से एफआईएस और डीआईएस हमेशा ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे स्टॉक्स में चुपके से इन्वेस्ट करते हैं जहां पर वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कोई भी उनके बारे में पूछ नहीं रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, यहां पर भी एक डाइवर्जेंस है जहां पर आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स को बुलिश डाइवर्जेंस में क्लासिफाई कर सकते हो और वही एक और सेट ऑफ स्टॉक्स को आप बेरिश डाइवर्जेंस में क्लासिफाई कर सकते हो। और यहां पर पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो बेरिश डाइवर्जेंस वाले स्टॉक्स है उसमें होता है, बिकॉज अभी यहां पर प्राइस गिर रहा है, वैल्यूएशन में करेक्शन हो रहा है, और जब ये एक ऑप्टिमल वैल्यूएशन पे आ जाएंगे और प्राइस का जो गिरावट है उसमें स्लो डाउन दिखेगा, कंसोलिडेशन दिखेगा और वहां पर सपोर्ट बनता दिखेगा, तो हो सकता है दे कैन गेट रेडी फॉर अ रिवर्सल। और इसके हम कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे, बट प्लीज नोट दैट ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। तो यहां पर अगर आप बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल देखना चाहें तो टाइटन इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो यहां पर अगर आप जनवरी 2024 के स्टार्ट से अभी तक अगर आप देखेंगे तो टाइटन में ऑलमोस्ट 30% का अपसाइड हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और उसके अलावा अगर हम 200 डेज मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा के इसका ट्रेंड भी देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग ऑफ 2025 में यहां पर बेरिश ट्रेंड जैसा कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि यहां पर प्राइस जो है वो लगातार 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे था। और अभी 2025 में क्या हो रहा है, प्राइस लगातार 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। तो यहां पर आपको दिखेगा कि 2025 से पहले यहाँ पर जो ट्रेंड है वो काइंड ऑफ बेरिश था, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ही था। और जब भी प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से पोज कर रहा था। बीच में 2-3 बार ब्रेकआउट भी हुआ, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। लेकिन वही 2025 के बाद क्या हुआ, 25 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट होने के बाद जब भी प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन इस प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा था। यानी यहां पर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन क्या कर रहा था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। और इसीलिए बेरिश ट्रेंड में यही लाइन रेजिस्टेंस बन जाता है और बुलिश ट्रेंड में यही लाइन सपोर्ट बन जाता है। और उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस का अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहो तो बर्जर पेंट्स कुड बी एन एग्जांपल। और यहां पर भी आप देख सकते हो बर्जर पेंट्स में भी अभी तक अबाउट 17% का अपसाइड ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और इस साल का अगर आप इसका पीक प्राइस देखेंगे तो ये अपसाइड अबाउट 36-37% तक भी पहुंच गया था। लेकिन हाँ, अभी यहां पर थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाएंगे, बीच में जो ट्रेंड बुलिश हुआ था जहां पर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर गया था, वही प्राइस अभी कंसिस्टेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है। और इसके बाद अभी हम कुछ बेरिश डाइवर्जेंस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल पहले ये मार्केट के बहुत ही चहीते स्टॉक्स थे, क्योंकि इनमें ग्रोथ ज्यादा था। लेकिन ग्रोथ के चक्कर में वैल्यूएशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि काइंड ऑफ लाइक वैल्यूएशन फ्रोथ बन रहा था। लेकिन कुछ टाइम पहले हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के कुछ चैलेंजेस डिस्कस किए थे ना, उन चैलेंजेस की वजह से ये जो स्टॉक्स हैं इनमें 20, 30, 40 कुछ स्टॉक्स में तो 50% तक का भी गिरावट हुआ है। और इस गिरावट की वजह से इनका जो वैल्यूएशन है वो भी कूल डाउन हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये गिरावट अभी भी जारी है, क्योंकि अगर हम इनके 200 डेज मूविंग एवरेज ट्रेंड को ट्रैक करेंगे तो अभी भी बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ही है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा करेक्शन होने का, और भी ज्यादा वैल्यूएशन में डिस्काउंट मिलने के चांसेस अभी बढ़ रहे हैं। यानी वी कैन से दैट इन स्टॉक्स में या इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स में अभी भी करेक्शन जो है वो ऑन गोइंग है, अभी भी करेक्शन जारी है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने इन स्टॉक्स में ये नोटिस किया है कि एक तरफ इनका प्राइस लगातार गिर रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पब्लिक का होल्डिंग है वो लगातार कम हो रहा है, और वो होल्डिंग इधर प्रमोटर्स के पास जा रहा है, एफआईएस के पास जा रहा है, नहीं तो डीआईएस के पास जा रहा है। तो अभी हम इन्हीं कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है ब्लू स्टार लिमिटेड। एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2025 से अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में अबाउट 25% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। और जो पीक गिरावट हुआ है अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो ये गिरावट जो अभी 25% के आसपास है, पीक के टाइम पे ये गिरावट अबाउट 37% के आसपास था। और यहां पर अगर हम 200 डेज मूविंग एवरेज का इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें दिखेगा कि करंट टाइम में जो बेरिश ट्रेंड है वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आता है, यानी बेरिश ट्रेंड में आता है।
और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट होता है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर से यहाँ पर गिरावट होता है और अभी प्राइस फिर से 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है और प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज उसको ऊपर आने से फिलहाल के टाइम में रोक रहा है। और उसके बाद अगर आप ब्लू स्टार लिमिटेड का बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी क्या करता है, ये एयर प्यूरिफायर्स को मैन्युफैक्चर करता है, एयर कूलर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, कोल्ड स्टोरेज और ये जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये कंपनी इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करता है। और इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जून 2025 तक इस कंपनी में पब्लिक का जो होल्डिंग है वो अबाउट 23.91% था, जो अभी सितंबर 2025 के क्वार्टर में रिड्यूस होके 22.12% हो जाता है। और इसी टाइम पीरियड में जो डीआईएस का होल्डिंग है वो 23.37% से बढ़ के 25.32% हो जाता है। यानी यहाँ पर स्टॉक प्राइस गिर रहा है, पब्लिक यहाँ पर बेच रहा है और डीआईएस यहाँ पर खरीद रहा है। और इसी तरीके का एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो वोल्टास लिमिटेड कैन बी एन एग्जांपल। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वोल्टास में कितना करेक्शन हुआ है। अभी तक वोल्टास में अबाउट 21% का करेक्शन हुआ है और अभी अगर आप पीक टाइम कंसिडर करेंगे तो ये करेक्शन अप टू 35% तक भी पहुंच गया था, 35-36% तक। और 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं अभी भी ट्रेंड जो है वो कंफ्यूज स्टेट में है। हाँ, यहां पर इंक्लाइनेशन अभी बुलिश ट्रेंड की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, बट फिलहाल के लिए अभी तक कोई कंफर्मेशन हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी प्राइस जो है वो बहुत बार 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। और वोल्टास का बिजनेस आपको पता ही होगा, वेल नोन ब्रांड है एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में। और इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग जून 2025 में अबाउट 15.17% था, जो अभी रेड्यूस होके 13.61% हो गया है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं डीआईएस का होल्डिंग 33.15% से बढ़ के 35.62% हो जाता है। और यहां पर एफआईएस भी थोड़ा सा बेचते हैं जिसको डीआईएस एब्जॉर्ब करते हैं, यानी यहां पर मोटा मोटा पब्लिक ने भी बेचा है और एफआईएस ने भी थोड़ा बहुत बेचा है जिसको डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है लेकिन यहां पर पब्लिक बेच रहा है और डीआईएस यहां पर खरीद रहे हैं। और उसके बाद अनदर एग्जांपल कैन बी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, जो कि ग्रोथ इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस है और ये कंपनी अपने ट्रिमेंडस ग्रोथ के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2020 में इसका जो सेल्स है वो मात्र 4,400 करोड़ के आसपास थे और वहां से कंपनी के जो सेल्स है प्रेजेंट टाइम में अबाउट 48,437 करोड़ के आसपास है, यानी सेल्स ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स बढ़ गए हैं। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो पहले 2020 में 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और आज के टाइम में नेट प्रॉफिट अबाउट 1,707 करोड़ के आसपास है। और डिक्सॉन में देखेंगे तो अभी यहां पर ऑलमोस्ट 42% का गिरावट या करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और अभी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का प्राइस जिस लेवल पे है वहां पर अभी इसका जो प्राइस है वो पीक लो लेवल पे है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि अभी यहाँ पर हैवी बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, बिकॉज प्राइस इज मैसिवली बिलो द 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। और आपको एक और बात ये भी समझना है कि ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है और जो प्राइस है, इनके बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होता है ट्रेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अभी यहाँ पर बेरिश ट्रेंड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी ज्यादा करेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का प्राइस एक तरफ गिर रहा है और वही दूसरी तरफ अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जून 2025 में पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 23.81% के आसपास था, जो सितंबर 2025 में रिड्यूस होके 21.45% हो जाता है। और यहां पर पब्लिक ने बेचा है तो खरीदा किसने है, तो एक छोटा सा बहुत ही मामूली सा स्टेक यहां पर एफआईएस भी खरीदते हैं और बाकी का जो स्टेक है उसको डीआईएस यहां पर एब्जॉर्ब करते हैं, जहां पर डीआईएस का होल्डिंग 26.68% से बढ़ के 28.93% हो जाता है। और उसके बाद एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एम्बर एंटरप्राइजेस इज एन एग्जांपल, जहां पर ऑलरेडी अबाउट 25% का करेक्शन हो चुका है और प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट 2025 बुलिश ट्रेंड में ही रहा, जहां पर प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही था। लेकिन दिसंबर 2025 आते आते स्टॉक का जो प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे चला गया, जिसकी वजह से अभी यहां पर बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है। और बेरिश ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो यहां पर गिरावट होने का चांसेस और वैल्यूएशन और भी कम होने का चांसेस बढ़ सकता है। और एम्बर एंटरप्राइजेस का भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहां पर पब्लिक का जो होल्डिंग है वो जून 2025 में अबाउट 13.95% था, जो अभी रिड्यूस होके 10.98% हो गया है। तो यहां पर रिटेल ने बेचा है तो खरीदा किसने है, तो पहले यहां पर
एफआईएस ने खरीदा है जिनका स्टेक 28.59% से बढ़ के अभी 30.61% हो गया है, और डीआईएस ने भी खरीदा है जिनका स्टेक अभी 17.82% से बढ़ के 20.2% हो गया है। और हाँ, यहाँ पर प्रमोटर ने एक छोटा सा स्टेक बेचा है जिसको भी एफआईएस और डीआईएस ने ही एब्जॉर्ब किया है। यानी यहाँ पर प्रमोटर के अलावा पब्लिक ने बेचा है और यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदा है। और उसके बाद एक और बहुत ही पॉपुलर मार्केट का एग्जांपल है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। और आपको याद भी होगा ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा चर्चा में था जब एक ही दिन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही दिन में एक बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में हुआ था जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे। क्योंकि कुछ टाइम पहले रिटेल और पूरा मार्केट इस स्टॉक के पीछे इतना भाग रहा था कि वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, और जब रिजल्ट्स आए, जब ग्रोथ वैल्यूएशन से मैच नहीं हो पाया, तब अचानक सा सडनली एक ही शॉट में एक बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में हो गया। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस साल में इस स्टॉक में अबाउट 44-45% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। और पीक टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो गिरावट है ये अबाउट 55% तक भी पहुंच गया था। और अभी अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा के देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ट्रेंड अभी भी बेरिश में ही है, बिकॉज प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, और धीरे धीरे प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नजदीक आ रहा है। और अभी देखना हमें ये होगा कि प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रीच करके ऊपर जा पाता है कि नहीं जा पाता है। अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन उसको सपोर्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और उससे पहले जब ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रीच करने की कोशिश करेगा, उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन का रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग होगा वो हमें देखना होगा। और उसके बाद अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 2025 में यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 26.1% के आसपास था, जो दिसंबर क्वार्टर में सडनली गिर के 23.06% हो जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा स्टेक एफआईएस ने भी बेचा है, लेकिन बहुत बड़ा जो स्टेक है वो पब्लिक ने बेचा है। और पब्लिक ने बेचा है, एफआईएस ने भी थोड़ा बहुत बेचा है, तो खरीदा किसने? तो यहाँ पर डीआईएस ने खरीदा है जिनका होल्डिंग 18.83% से बढ़ के अभी 22.66% के आसपास पहुंच गया है। सो ये था आज का केस स्टडी, एंड आई होप आज का केस स्टडी आपको पसंद आया होगा। एंड ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा वर्कशॉप होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।